नमस्कार फ्रेंड, मैं निर्भय प्रताप सिंह अपने इस चैनल टिकाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज की जो वेब सीरीज़ हम लोगों ने चालू की थी, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट इन सी। तो कैसे हम लोग कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, कांस्टेंट डिफ़ाइन के कौन अलग अलग से कौन से प्रोसेस हैं और क्या दोनों में कमियां हैं, क्या उनकी अच्छाइयां हैं, इन सारे चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बने रहते हैं, आप लोग बने रहिए लास्ट तक मेरे इस वीडियो में और सीखिए कैसे हम लोग कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं। कांस्टेंट इन सी। ओके, तो कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। कांस्टेंट वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होता है, बस थोड़ी सी इसकी स्पेशल कुछ चीज़ें होती हैं। सपोज जैसे हम कोई भी अपने प्रोग्राम में कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू, कहीं भी कुछ भी हम लोग अपने प्रोग्राम में ऐसा हार्ड कोडेड लिख लेते हैं। कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करना, सपोज पाई की वैल्यू, कोई एरिया कैलकुलेट करना, तो हमारी पाई की वैल्यू हमने 3.14 ऐसे हार्ड कोडेड कहीं लिख लिया, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसलिए हमको सी और सभी लैंग्वेजों ने खास करके प्रोवाइड किया है कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होता है, वो एक वेरिएबल ही होता है और नॉर्मल वेरिएबल जो कि हम एक जगह अपने प्रोग्राम में टॉप में ही इनिशलाइज कर देते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं और फिर उस वेरिएबल को अपने पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी एक्सप्रेशन में या कहीं भी हमको यूज़ करना, उस कांस्टेंट वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल नॉर्मल सा एक रीड ओनली वेरिएबल ही होता है, जो कि एक बार डिफ़ाइन कर दी जाती है, वैल्यू इनिशलाइज कर दी जाती है एट डिफ़ाइन, और फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एक रीड ओनली वेरिएबल है। दूसरा, आप देखेंगे कि कांस्टेंट हमेशा कैपिटल अपर लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में अपर केस में ही लोग क्रिएट करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये एक तरह से आप मान लीजिए एथिक्स है। ठीक है, मतलब कि आप स्मॉल लेटर में भी लिख देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, बट हम कोई भी हमारे कोड को रीड करने आए तो वो ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्योंकि आपने तो ऊपर लिखा होगा उसका कीवर्ड जो भी कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे होंगे, बट नीचे प्रोग्राम में कहीं भी आपने लिखा हुआ तो कैपिटल लेटर में देखते ही लग जाएगा कि अच्छा ये वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है, जो कि मैंने ऊपर इसकी वैल्यू ये रखी हुई है। तो बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग उसको कैपिटल लेटर्स में कांस्टेंट लिखते हैं। आप स्मॉल में भी लिख देंगे तो कोई प्रोग्राम एरर नहीं देगा। ओके, तो हमारा चलिए इसमें लिख भी देते हैं दो तीन पॉइंट, जिससे आपको बाद में याद भी रहे। आप लोग भी मेरे वीडियो से वो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। तो कांस्टेंट के बारे में दो तीन पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए वही। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू कैन नॉट मॉडिफाइड once डिक्लेयर। ठीक है, once डिक्लेयर। एक ये पॉइंट हो गया कि हमारी कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी एक बार डिक्लेयर करने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कांस्टेंट in C as a read only variable। ठीक है, कांस्टेंट एक रीड ओनली वेरिएबल ही होता है। एक ये भी पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, जो कि हमेशा याद रखिए अपने प्रोग्राम में, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप करिए कि नॉट यूज हार्ड कोडेड वैल्यू इन योर प्रोग्राम। इसके जगह पे आप कांस्टेंट को हमेशा यूज करिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आपका कोई कोड देखेगा तो उसको भी लगेगा कि आप बेस्ट प्रोग्रामर हैं, आपने कांस्टेंट यूज़ किया, ना कि आपने डबल कोट्स में कोई स्ट्रिंग वेरिएबल
का अपना कोड बीच में यूज़ कर लिया, या फिर कोई वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू अपने बीच प्रोग्राम में ऐसे ही हार्ड कोडेड एरिया कैलकुलेट करना है सर्किल का, तो आपने पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे लिख दिया। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो अब हमारे टाइप्स पे आते हैं कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे बेसिकली 2 टाइप्स हैं इन सी में कांस्टेंट बनाने के। एक तो हमारा है यूजिंग कांस्ट कीवर्ड, और दूसरा क्या है यूजिंग हैज़ डिफाइंड डायरेक्टिव। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग का तरीका है वो देखते हैं, यूजिंग कांस्ट की वर्ड। ओके, पहले तरीके की यदि बात करते हैं तो हमारा पहला तरीका क्या है, यूजिंग कांस्ट कीवर्ड। सिंटैक्स की बात करें, क्योंकि हम लोग सबसे पहले सिंटैक्स ही देखते हैं, और यही सिंटैक्स आपको याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार आपके माइंड में यदि आप किसी भी जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसका सिंटैक्स देता हूँ, यदि आपने अपने माइंड में वो सिंटैक्स को फीड कर लिया, देन आपको प्रोग्राम बनाते समय सोचने की, याद करने की कि कैसे डिफ़ाइन करते थे यार, ये तो फिर याद नहीं आ रहा। तो यदि आपने सिंटैक्स ही याद कर लिया ना, तो पूरा प्रोग्राम रटने की, जैसे बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, प्रोग्राम रटते हैं, तो वो प्रोग्राम रटना एकदम बैड मैनर है। ठीक है, बैड थिंग है। आप प्रोग्राम रट के कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। पास तो हो सकते हैं, ठीक है, पास हो सकते हैं, बट आपकी लॉजिकल स्किल नहीं डेवलप होगी कभी भी, क्योंकि यदि आपने सी अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया अपने पढ़ाई के समय, भले ही आप आईटी के स्ट्रीम के नहीं हैं, फिर भी आपने सी अच्छे से पढ़ी बीटेक में, तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी सी में। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक से ही आपकी प्रोग्रामिंग चलती है, और आपने सी अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी लॉजिक डेवलप हो जाएगी। ओके, तो हम लोग सिंटैक्स की बात कर रहे थे। सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कीवर्ड को लिखेंगे। कीवर्ड होगा कॉन्स्ट, मतलब ये आपको वैसे भी कांस्टेंट की बात है, तो ये क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है। ओके, उसके बाद एक डेटा टाइप, जो भी जिस टाइप का आपका कांस्टेंट डिफाइन करना वो डेटा टाइप हो गया। फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नेम, चूँकि देखिए यहाँ पे हम कैपिटल में ही लिख दे रहे हैं, जिससे आपको याद रहे कि हम नेम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, हालांकि आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, इक्वल्स टू, उसके बाद जो भी वैल्यू आपको रखनी वो वैल्यू सेमीकोलन। ये हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स, कि कैसे हम कॉन्स्ट कीवर्ड के हेल्प से कांस्टेंट डिफाइन करते हैं सी में। ओके, तो अभी जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एस इंक्लूड, ये लाइब्रेरी ऐड करने का मैंने बोला ही था कि ये लाइन आपको आँख मूंद के हमेशा हेडर फाइल इंक्लूड करनी है फर्स्ट लाइन में। फिर आप अपने मेन मेथड को लिखेंगे int मेन। ओके, मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट, और फिर आप अपने प्रोग्राम में जो भी लॉजिक लगाना वो लगा सकते हैं। तो सपोज़ हमको एक सर्किल का रेडियस कैलकुलेट करना है, तो पाई की वैल्यू आप प्रोग्राम में खुद से भी लिख सकते थे। ठीक है, 22/7 या 3.14 कुछ भी लिख सकते थे, बट हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट की हेल्प से करेंगे, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है हार्ड कोडेड वैल्यू यूज़ करना। ओके, तो हम पहले क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा हमने, फिर चूँकि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो हमने डेटा टाइप लिखा। डेटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम, क्योंकि हमने कहा था अपर केस लेटर में लिखेंगे, तो PI लिख दिया, और वैल्यू डाल दिया 3.14 सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट डिफाइन हो गया पाई। अब फिर क्या करते हैं, फ्लोट, और हमने चूँकि सर्किल के एरिया निकालने के लिए एक रेडियस भी होगा, तो हमको रेडियस, एक वेरिएबल का नाम हमने रख दिया, और रेडियस क्या रख दी, सपोज ने 5 स्टोर कर दिया रेडियस में। ओके, फिर फ्लोट, तो ये रेडियस हो गया। इसके बाद फ्लोट टाइप का ही हम लोग
एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया वेरिएबल, और एरिया का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमने पाई ऊपर कांस्टेंट बना रखा, पाई इंटू रेडियस, और जो कि स्क्वायर है तो आपको रेडियस इंटू रेडियस 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फार्मूला आपका फंक्शन भी है मैथ लाइब्रेरी में पावर के लिए, बट चूँकि हमने ऊपर मैथ की कोई लाइब्रेरी नहीं यूज करी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी वेरिएबल को 2 बार इंटू करेंगे तो वो ऐसे भी स्क्वायर ही बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो भी इसका एरिया निकलेगा इस वेरिएबल में होल्ड हो गया। ठीक है, अब उसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं प्रिंटफ की हेल्प से। प्रिंट एरिया कोलन फॉर्मेट स्पेसिफायर %f जो कि फ्लोट टाइप का है, और उसके बाद वेरिएबल लिख दिया। ओके, फिर क्या कर दिया, रिटर्न 0 जो कि हमेशा प्रोग्राम एंड में हम लोग लिखते हैं। तो अब आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट ऐसे आएगा, प्रिंटफ की वैल्यू जो हमने प्रिंट की है, एरिया कोलन लगाया है, और फिर वैल्यू एरिया की जो भी बनेगी वो आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी एरिया की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये आप नॉर्मली यूज में ये भी कर सकते थे कि ये वैल्यू जो यहाँ डिफाइन की डायरेक्ट यहीं लिख दें, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए हर लैंग्वेज आपको कांस्टेंट प्रोवाइड करती है। ओके, तो एक और इसमें कांस्टेंट में एक छोटी सी चीज़ बतानी है, क्योंकि सपोज़ आपने फिर से वैल्यू को चेंज करना चाहा तो एरर आता है। तो एरर क्या आता है, आपने सपोज़ ऐसे अपने प्रोग्राम में ये वाली लाइन जो लिखी थी ऊपर आपने कॉन्स्ट, उसके बाद फ्लोट पाई 3.14 लिखा। अब आप नेक्स्ट लाइन पे, चूँकि इसकी कुछ और दशमलव के बाद पार्ट होता है, आपने 2 ही डिजिट तक लिखा, तो आप चाहते कि आप खुद से बाद में हम पाई की वैल्यू को चेंज कर दें कि क्या लिख दें, 22/7। ओके, तो ये हमारा ये वैल्यू क्या एरर फेंकेगी, क्या एरर देगी, एरर आएगा, एरर क्या आएगा कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई, ये आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जब भी हम यहीं पे जब भी कांस्टेंट को डिफ़ाइन करेंगे उसी टाइम पे हम वैल्यू भी इनिशियलाइज करेंगे। फिर एक बार वो वैल्यू जो भी डिफ़ाइन के समय हो गई दोबारा से चेंज नहीं हो सकती, ये मैंने बताई। तो आप ऐसे ये दूसरी लाइन पे नहीं लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, इसको याद कर लें। दूसरा तरीका ये भी क्या, सपोज़ आपने क्या सोचा कि चलो एक बार वैल्यू स्टोर हो सकती है, चेंज नहीं कर सकते, तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं कि आपने लिख दिया कॉन्स्ट फ्लोट पाई। ठीक है, आपने सोचा कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब नेक्स्ट लाइन पे हम लिख दें जाके कि पाई इक्वल टू 3.14। ओके, तो ये भी सेम एरर देगा, तो ये भी नहीं कर सकते। आपको सेम ही लाइन पे वैल्यू को मतलब वेरिएबल डिफाइन भी करेंगे और वैल्यू को इनिशियलाइज भी करेंगे फर्स्ट लाइन पे ही। जब भी वेरिएबल बनाएंगे उसी समय उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि फिर से आप नहीं चेंज कर सकते हैं, वो रीड ओनली वेरिएबल है। ओके, तो अभी हम लोग एक टाइप हमने देख लिया, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, टाइप 2 है यूजिंग द हैश डिफाइन डायरेक्टिव्स। ओके, तो हैज़ डिफाइंड डायरेक्टिव, इसके भी सिंबल की बात, सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि सिंटैक्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो हम लोग हमेशा सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना, हैज़ डिफाइन। ओके, फिर आप लिखोगे, यहाँ डेटा टाइप्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा नेम लिख दीजिए, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, बट चूँकि हम कैपिटल में, यहाँ इक्वल टू भी नहीं लगता है, और फिर
जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करना वो, और यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता है। तो एज डिफाइन में ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है। बेसिक डिफरेंस है दोनों के कांस्टेंट बनाने के तरीके में। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वल टू नहीं रखेंगे, कोई भी सेमी कॉलन नहीं रखेंगे। ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस है। कोई भी डेटा टाइप आप नहीं यूज़ करेंगे और ना ही कोई इसमें हो। तो जैसे कि पॉइंट की बात कर लें तो हमारा दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, यहीं पे नोट भी कर लेते हैं। तो जो इस तरह के कांस्टेंट होते हैं वो कंपाइलर से हैंडल नहीं होते हैं। ओके, तो दीज कांस्टेंट आर नॉट हैंडल्ड बाय compiler। ओके, तो these type of variable cannot handled by compiler। इनकी वैल्यू रन टाइम पे सब्सटीट्यूट कर दी जाती है। ठीक है, तो whose values are substituted at the run time। ओके, और एक पॉइंट और जो है वो मैंने बता भी दिया था, नोट भी कर लेते हैं कि नॉट यूजिंग एनी डेटा टाइप, जो कि पहले मेथड कांस्टेंट में हम हमेशा यूज करते हैं, बट इसमें हम नहीं यूज करेंगे। तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हम कैसे डायरेक्टिव के थ्रू बनाते हैं। तो प्रोग्राम में आप देखोगे, ठीक है, तो प्रोग्राम में सबसे पहले तो अपना हैश इंक्लूड आपको लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, नेक्स्ट, चूँकि ये मैंने बताया था जितने भी प्री प्रोसेसर होंगे तो हमारे सी के चूँकि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है तो हमको सबसे हैश इंक्लूड के बाद वाली लाइन में हमेशा डायरेक्टिव सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट तो आप एक्सटर्नल इंटरनल कैसे भी बनाएंगे, हो सकता है लूप के मेन मेथड के बाहर बना रहे हैं तो और वो सारे वेरिएबल के लिए एलिजिबल होगा, और मेन मेथड के अंदर बना रहे हैं तो केवल उसके लिए एलिजिबल होगा। बट चूँकि डायरेक्टिव स्टॉप में ही बनाने होते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले इंक्लूड के बाद जस्ट बाद जो भी कांस्टेंट डिफ़ाइन करने डायरेक्टिव की हेल्प से वो आपको यहीं पे डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो सपोज़ हम लोग यहाँ भी एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, हैश डिफाइन, सपोज़ आपने एक लेंथ ले लिया, कैपिटल लेटर में लिख दिया, लेंथ की वैल्यू क्या 10, सेमी कॉलन नहीं लगेगा। हैश डिफाइन, मान लो हमने क्या ले लिया, विड्थ 5 ले लिया, सेमी कॉलन नहीं लगाना। एक और, चूँकि सब इंटीजर टाइप की वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं तो एक कैरेक्टर टाइप की भी देख लेते हैं। ओके, हैज़ डिफाइन न्यू लाइन कैरेक्टर मान लेते हैं, तो लिख देते हैं न्यू लाइन। अब इसको /n को न्यू लाइन बोलते हैं। ओके, तो हमने ये डिफ़ाइन कर दिया हैज़ डिफाइन। अब चूँकि हमारे सारे डायरेक्टिव हो गए तो अब हम बनाते हैं मेन मेथड, इंट मेन। ओके, तो मेन के अंदर हम इंट एक वेरिएबल हमने ले लिया एरिया। ओके, अब एरिया में फार्मूला लिख लेते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ सेमी कॉलन। ओके, अब प्रिंटफ
चूँकि न्यू लाइन की भी हमको वो देखना है एग्जाम्पल, तो हम 2 लाइन में लिखते हैं। ओके, पहले हमने प्रिंट क्या कर दिया, हमने लेंथ प्रिंट कराया %d के एक स्पेस दे के, हमने विड्थ प्रिंट कराया %d। ओके, अब उसके बाद कामा दोनों इन वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, ENGTH कामा विड्थ ने लिख दिया और यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया। ओके, अब दूसरा प्रिंटफ में न्यू लाइन कर देते हैं प्रिंटफ। अब चूँकि वो कैरेक्टर है तो हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर पर C लिखना है। फिर यहाँ पे हमने कामा के बाद आपको वो वेरिएबल लिखना है, तो आपने लिख दिया न्यू लाइन कर दिया। तीसरे प्रिंटफ में हम क्या करते हैं, एरिया प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ओके, एरिया कोलन %d और यहाँ पे हमने एरिया। ओके, रिटर्न कर दिया 0। ओके, उसके बाद हम इसका ड्राई रन, आपको मैंने बोला ही था हम अपने सारे प्रोग्राम में ड्राई रन करके दिखाएंगे, तो ड्राई रन में आपको दिखा देते हैं आउटपुट कैसे आएगा। पहली लाइन हमारी प्रिंट होगी, हमने लेंथ प्रिंट कराया, हमने लेंथ क्या लिखा था 10, एक स्पेस होगा चूँकि यहाँ पे एक स्पेस है। फिर विड्थ में क्या आएगा, पहले ये वैल्यू प्रिंट होनी थी, ये तो लिखना। ठीक है, तो हमने जो लिखा है मैसेज लेंथ कोलन 10 आएगा, एक स्पेस, फिर हमने क्या लिखा विड्थ कोलन विड्थ वेरिएबल की वैल्यू क्या हमने बनाई थी, ऊपर 5 रखी थी, 5 आएगा और पहली लाइन हो गई। फिर उसके बाद दूसरी लाइन पे %c न्यू लाइन, मतलब कि यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर, तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ हमने क्या लिखा है एरिया, और एरिया कोलन के बाद एरिया की वैल्यू, तो दोनों की इनटू किया है हमने एरिया में, तो क्या आएगा 50। ओके, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे कि जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, जब भी हम इसके थ्रू कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तो नो यूज ऑफ सेमी कॉलन। ओके, नो सेमी कॉलन यूज is used at the end of hash define। ओके, ये पॉइंट हो गया। और दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हैश डायरेक्टिव को एक प्री प्रोसेसर भी हम लोग इनको बोलते हैं, तो द प्री प्रोसेसर replace occurrence of the constant variable with value before कंपाइलेशन। ओके, मतलब कि जब भी सपोज़ ये ऊपर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो हमने वैल्यू लिखी है, तो क्या होगा कि आपके कंपाइल होने के समय ही, ठीक है, ये वाली वैल्यू मतलब यहाँ पे 10 लिख जाएगा और यहाँ पे 5 लिख जाएगा। ये सब कंपाइलर को आपको ये हैश डायरेक्टिव वाले कांस्टेंट न मिल के उनकी वैल्यू ही रिप्लेस हो जाती है बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए एक पॉइंट और भी है कि जब वैल्यू आ जाती है तो फिर मेमोरी की क्या ज़रूरत है, तो ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, इट डज नॉट एलोकेटेड
मेमोरी। ओके, तो मेमोरी नहीं यूज होगी, ठीक है। अब है क्या कि कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हो सकता। एक पॉइंट ये बात हुई कि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, बट एक केस है जिससे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं। चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो ये कैसे होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा तरीका है डिफाइन डायरेक्टिव का, उसमें हम कैसे भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा बट पहला तरीका है उसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे कांस्टेंट्स आर इम्यूटेबल। ओके, कि आप रीड ओनली है, एक बार आपने वैल्यू डाल दी दोबारा चेंज नहीं कर सकते। बट पहला वाला जो तरीका था कॉन्स्ट कीवर्ड में, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि विद हेल्प ऑफ पॉइंटर वी कैन चेंज। तो वो कैसे होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम पॉइंटर के हेल्प से चेंज कर सकते हैं वैल्यू। तो हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं, देखते हैं। हमारा एस इंक्लूड stdio.h, ये सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है। फिर int मेन आपने बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, कॉन्स्ट int x, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। तो वैसे आप प्रैक्टिस में कैपिटल लेटर रखिए, बट हमने एक स्मॉल वैल्यू x में स्टोर कर दिया। ओके, प्रिंट कर लेते हैं। printf क्या लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ x %t, और यहाँ पे हमने x को प्रिंट करा दिया। ओके, अब हमने चूँकि बोला था पॉइंटर जब पॉइंटर चैप्टर आएगा तो उसको और अच्छे से पॉइंटर पढ़ेंगे, बट अभी चूँकि बताना है तो पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल से कैसे होते हैं डिफरेंट, क्योंकि उनके आगे स्टार लगा होता है। तो हमने क्या लिखा, int *y मीन्स, जैसे ये विदाउट एस्ट्रिक था, ये नॉर्मल वेरिएबल, बट ये कौन सा है, पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल हमने पहले बताया भी है कि वो कभी वैल्यू नहीं होल्ड करता, वो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, %x मीन्स कि x का एड्रेस। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी का अपने कोई एड्रेस होगा, ये वेरिएबल x इसको लोकेट कर रहा है, इसमें वैल्यू क्या 10 स्टोर हो गई। ओके, तो अब जो एक पॉइंटर वेरिएबल, ये भी चूँकि मेमोरी में कहीं y भी लोकेट किया होगा मेमोरी में, तो अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू 10 को ना स्टोर करके इसका अपना कोई एड्रेस होगा, तो ये इस वाले एड्रेस को, सपोज़ ये 101, ये इसको होल्ड करेगा और इसको दोनों इसी तरह लिंक होंगे। ओके, तो ये वैल्यू हमने स्टोर करा दी y में। अब चूँकि यदि हमको y की वैल्यू चेंज करनी होती है तो इसमें हम विदाउट एस्ट्रिक, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हमको स्टार लगाना ही होता पॉइंटर में डिक्लेरेशन के टाइम, बट आगे कहीं भी प्रोग्राम में हम नॉर्मल y की बात करेंगे तो चूँकि इस वैल्यू की बात हो रही होगी, ठीक है। बट यदि हम एस्ट्रिक y की बात करेंगे तो डायरेक्ट इस वैल्यू की बात हो रही होगी। ओके, इसको और अच्छे से जब पॉइंटर का टॉपिक आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यदि हमने ऐसे लिखा एस्ट्रिक y इक्वल टू, फिर नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम डालते हैं, मतलब हमने यहाँ सपोज 100 डाल दिया, तो ये 100 यहाँ ना स्टोर होके यहाँ जाके स्टोर होगा, क्योंकि हमने y इक्वल टू 100 लिखा होता तब यहाँ स्टोर होता। बट एस्ट्रिक y इक्वल टू 100 लिखने का मतलब है कि जो ये एड्रेस पड़ा है इस एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को सेव होना है। ओके, तो यदि अब हम फिर से प्रिंट कराते हैं ये सेम अपनी पुरानी लाइन, printf चेंज्ड वैल्यू ऑफ x %d, और फिर से हमने यहाँ पे
x को ही प्रिंट कराया, ठीक है, रिटर्न 0। तो अब हम ड्राई रन कराते हैं अपने इस प्रोग्राम को, तो आउटपुट में क्या आएगा? सबसे पहला प्रिंटफ जो है वो क्या लिखेगा? इनिशियल वैल्यू ऑफ x कोलन, और इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10 थी। ओके, तो इनिशियल वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी? 10, ठीक है। अब चूँकि ये आपने न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लगाए थे, सेम लाइन पे जाएगा, तो यहाँ पे न्यू लाइन लगाया, ठीक है। तो फिर से आउटपुट कहाँ पे आएगा? यहाँ क्या लिखा? चेंज्ड वैल्यू ऑफ x कोलन, और चेंज वैल्यू क्या है? 100। ओके, तो इस तरह हमारे कांस्टेंट की वैल्यू देखिए चेंज भी हो गई, हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ भी पूछना तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन आपके कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।